मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का विषय है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी को बोलचाल की भाषा में वस्तुओं की कीमत में गिरावट के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। वैसे लाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर आर्थिक मंदी का चित्र उकेरा जा सकता है। मुद्रा संकुचन, वस्तुओं की अधिक उपलब्धता, वस्तुओं के मूल्यों में कमी और सीमित क्रय शक्ति इसके प्राथमिक लक्षण हैं। चक्राकार फेरों में यह अपने को और तीव्र बना लेती है। कम क्रय शक्ति कम मांग कर पाती है। दामों में गिरावट से भी बिक्री में काफ़ी कमी हो जाती है। फलस्वरूप उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। उत्पादन में कमी श्रमिकों, कर्मचारियों की छटनी को जन्म देती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति और कम हो जाती है। बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर लेती है। कम क्रय शक्ति से मांग और बाधित होती है। आपूर्ति और मांग का असंतुलन पुनः कीमतों पर अवसादकारी प्रभाव डालता है। ये दुष्चक्र कई फेरों में पुनरावृत्त होता है। ऐसे ही दुष्चक्र से विश्व 1929 से 33 ईस्वी के काल में पीड़ित रहा और इसे ही आर्थिक मंदी कहा जाता है। आर्थिक मंदी का संकट का प्रारंभ बिंदु अधिकांश विद्वान 1929 ईस्वी में ही मानते हैं। E.H. कार ने इस ओर संकेत किया है। 1929 में शरद काल में अमेरिका से यूरोप को ऋण मिलना बिल्कुल बंद हो जाना इस संकट की प्रथम राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। इसके बाद शीघ्र ही सारे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में व्यापक एवं अनिष्टकारी गिरावट हुई। G.S. गेरथॉन हार्डी के अनुसार अक्टूबर 1929 में अनिवार्य समवसाद शुरू हुआ और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक दिन में शेयरों का मूल्य $50 अरब गिर गया। कुछ देर को स्थिति संभली, पर नवंबर में फिर अत्यधिक गिरावट आई। इन विद्वानों का मत प्राय स्वीकार किया जाता है। यदि अक्टूबर मास को और स्पष्ट करें तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी को प्रारंभ हुई। इसे काला गुरुवार के नाम से जाना गया है। मंदी की शुरुआत की तिथि इस तरह समापन की तिथि का निर्धारण निरापद नहीं है। इसका विस्तार, उत्कर्ष, अवनति का तिथ्यकन भी टेढ़ी खीर है। गेरथॉन हार्डी के अनुसार वह आर्थिक तुषार झंझा जिसका पहला झोंका 1929 ईस्वी के पतझड़ में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर आया था, बड़ी तेजी से परिवर्तित होकर घूर्ण वायु की विध्वंसकारी शक्ति पकड़ गया। विद्वान इतिहासकार E.H. कार ने एक स्थान पर 1931 में आर्थिक संकट को चरम पर पहुंचा माना है और इस वर्ष के इतिहास को सर्वनाश की एक अंतरित सूची बताया है। उनके अनुसार बसंत तक अत्यधिक भार से लदी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की मशीनरी धीरे धीरे खड़खड़ करती चली जा रही थी, किंतु वह कहाँ पहुंचकर ठप हो जाएगी ये ठीक ठाक नहीं जाना जा सकता था। यह स्थान वियना निकला। कार ने अन्यत्र लिखा है कि 1932-33 के शीतकाल में अमेरिका में अर्थ संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उनके अनुसार अमेरिका में संकट की पूरी भयंकरता का अनुभव यूरोप की अपेक्षा कुछ देरी से हुआ और वहां यह संकट 1932 के शरद काल से पहले अपनी चरम सीमा तक पहुंच पाया था। उनके ही ग्रंथ में एक जगह ब्रिटेन आदि देशों के संदर्भ में 1931-32 के शीतकाल को 1918 के बाद सबसे अधिक विषादपूर्ण काल बताया गया है। जून 1933 ईस्वी में राष्ट्रसंघ द्वारा लंदन में आयोजित विश्व मुद्रा एवं आर्थिक सम्मेलन से पूर्व तैयारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 1932 ईस्वी के अंत में राष्ट्रों की आर्थिक दशा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का 3 करोड़ श्रमिकों के बेरोजगार होने का अनुमान था। अक्टूबर 1929 से दिसंबर 1932 के मध्य थोक वस्तु मूल्य में
1/3 और कच्चे माल के मूल्य में 50 से 60% कमी आई। विनिपेग में गेहूं का मूल्य विगत 4 शताब्दियों में न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इस विवरण से 1932 दिसंबर तक तो मंदी का प्रभाव तथ्यों से पुष्ट होता है। गेथॉर्न हार्डी के अनुसार 4 मार्च 1933 को जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने शपथ ग्रहण की, सारी राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली भंग हो गई प्रतीत होती थी और लगभग 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार थे। पिछले ही दिन स्वर्ण के रूप में 11.60 करोड़ डॉलर फेडरल रिजर्व बैंक से निकाले गए। वाल्टर केयसयेलो लैंगसम ने जून जुलाई 1933 के लंदन मौद्रिक सम्मेलन के स्थगन पश्चात के महीनों में विश्व भर में आर्थिक दशाओं में हल्का सा सुधार प्रदर्शित किया है। ईएचकार के अनुसार यद्यपि इस बात का दावा नहीं किया जा सकता है कि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता कभी पूरी तरह पुनर्स्थापित हो सकी, तथापि 1933 को समसामयिक इतिहास से उस विशिष्ट काल का समाप्ति सूचक वर्ष कहा जा सकता है जो विश्व अर्थ संकट काल कहलाता है। मंदी की अवधि का विस्तृत उल्लेख जानबूझकर किया गया है। प्राय पुस्तकों और पाठ्यक्रमों में मनमर्जी से प्रारंभ और समापन दिखा दिया गया है, मानो उनका जन्म मरण निर्धारित तिथियों पर घटित हुआ हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास के प्रतिष्ठित विद्वानों लैंगसम हार्डी कार के मतों में भी सरसरी तौर पर एक विरोधाभास दिखाई देता है, परंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। इस संकट के उद्गम और विसर्जन का संकेत मात्र कर सकते हैं, तिथिकन नहीं। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रभावित देशों में एक साथ इसका विस्फोट नहीं हुआ। विकास की दर समान नहीं रही, समाधान की गति और मात्रा भी पृथक पृथक थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी प्रकट जल्दी हुई, लेकिन इसकी प्रगति धीमी हुई तथा समाधान भी धीरे धीरे हुआ। अतः उसके संदर्भ में बात करने पर उसकी अवधि फैली हुई होगी। यूरोपीय देशों में मंदी का प्रकटीकरण बाद में हुआ, समापन पहले हुआ और चरमोत्कर्ष भी पहले ही आया। अतः बात वहीं करने पर अवधि कुछ सिमटी हुई होगी। यूं तो ऐसे संकटों का पूर्ण विलोपन किसी खास तिथि को नहीं होता, फिर भी हम रूजवेल्ट की न्यू डील की घोषणा और लंदन मौद्रिक सम्मेलन के बाद से इस संकट को क्रमशः निस्तेज होते देख सकते हैं। आर्थिक मंदी की काल गणना 1929 से 33 ईस्वी पर फोकस कर सकते हैं। 1929 ईस्वी को प्रारंभ और 33 को समाप्ति सूचक वर्ष कहा जा सकता है। वैसे यह अवधि अलग अलग देशों में आगे पीछे होती रही है। आर्थिक मंदी का प्रभाव क्षेत्र विश्वव्यापी था। सोवियत संघ तो इस वास्तविक अपवाद रहा। कुतर्क के नाते किसी और देश के अप्रभावी रहने का विवरण देकर कहा जा सकता है कि यह विश्वव्यापी नहीं थी। वस्तुतः विश्वव्यापी शब्द प्रभाव क्षेत्र की व्यापकता का भावात्मक परिचायक है, न कि शब्दात्मक अभिव्यक्ति। अतः आर्थिक मंदी ने विश्व के अधिकांश राज्यों को कम ज्यादा किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य किया है। उत्तरी गोलार्ध के सुदूर उत्तर में स्कैंडिनेविया देशों में, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया तक यह संकट व्याप्त था। सुदूर पूर्व में जापान से लेकर ठेठ पश्चिम में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी चपेट में थे। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सर्वत्र इसका प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र देश के नाते या उपनिवेश के नाते जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फ्रांस और इटली जैसे कुछ राज्यों पर कम प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ इस संकट से अप्रभावित रहा, यह तथ्य है। साम्यवादी लेखकों द्वारा इसे साम्यवाद की विजय निरूपित करना तथ्यों का सरलीकरण है। वहाँ मुद्रा व्यवस्था, उत्पादन, वितरण और उपभोग सब पूर्णतः नियंत्रित थे। अतः अर्थव्यवस्था का यह संकट
जो मुक्त अर्थव्यवस्था का संकट था वहां उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं था। सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था के दबाव 1918 से 21 के यौद्धिक साम्यवाद काल में और नई आर्थिक नीति के युग में कैंची, ईंधन और बिक्री संकट के रूप में झेल चुका था। अतः आवश्यक नहीं कि हर संकट हर व्यवस्था में एक समान रूप से सदैव अभिव्यक्त ही हो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 1929 से 33 ईस्वी की आर्थिक मंदी ने अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व को आक्रांत किया। आज के व्याख्यान में इतना ही।